बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है? पिछले लेक्चर में हमने इफ देन स्टेटमेंट पढ़ी थी। आपको मैंने बताया था कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर के 2 टूल्स हैं, ठीक है? इफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको इफ देन की समझ में आ गई है, तो ये थोड़ी-सी उससे कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि थोड़ा-सा जो है कॉम्प्लेक्स अगर आपने कोई कंडीशन बनानी है, तो उसके लिए इफ देन एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है। क्योंकि हमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से चूज़ करना होता है, ठीक है? लें जी, तो 2 के लिए तो आपके कोर्स में है, 2 से ज़्यादा के लिए भी टूल्स हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। बहरहाल इफ देन एल्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विद इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के साथ दो डिफरेंट मुतबादिल रास्ते जो है वो आप उनमें से चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है? सो बेस्ड ऑन अ कंडीशन वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव इज एग्जीक्यूटेड, यानी दोनों में से एक वक्त में एक ने तो एग्जीक्यूट होना ही है। अब इसके दो सिंटैक्स हैं, नीचे देख लेते हैं जी। इफ आगे एक्सप्रेशन या कंडीशन जो भी आप बनाएंगे, उसके बाद देन, उसके बाद स्टेटमेंट। यानी देन आपको पता है, इफ देन में भी मैंने आपको सिखाया था कि देन के बाद, यानी अगर इफ के बाद जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो देन के आगे वाली स्टेटमेंट चलती है, जो कि उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रू टास्क। और अगर सपोज करें कि इफ के बाद ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, मतलब ये फुलफिल नहीं होती, तो एल्स के आगे वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है? जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ी थी इफ देन स्टेटमेंट, उसमें क्या होता था कि हम सिर्फ ये बताते थे कि इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स का नहीं बताते थे। लेकिन इफ देन एल्स में हमने उसको बाउंड कर दिया, मतलब कि ट्रू में आपने ये करना है और फॉल्स में भी आपने ये काम करना है, उसके अलावा नहीं करना, ठीक है? अच्छा जी, तो इसी सिंटैक्स को जरा और चेंज करके उसने क्या है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। इफ के बाद एक्सप्रेशन या कंडीशन, उसके बाद देन लाइन नंबर, यानी कि देन के बाद आपको पता है ट्रू वाली स्टेटमेंट चलेगी। आप डायरेक्ट जंप करवाना चाहते हैं, एल्स के बाद स्टेटमेंट या लाइन नंबर भी दे सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि अगर फॉल्स हो इफ के बाद कंडीशन, तो एल्स के आगे जो लाइन नंबर लिखा हुआ है वहां पर जंप कर जाए। गो टू लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है? नॉर्मली जंप करवाने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इफ देन एल्स में आप सीधा आगे जो है देन के बाद या एल्स के बाद लाइन नंबर भी लिख दें, तो वो वहीं पर जंप करवा देगा, उस लाइन पर उसे जंप करवा देगा। ले जी, अब इसका डायग्राम भी देख लें। ब्लॉक डायग्राम, एक आपको पता है एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसने, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये एक डायमंड शेप बनाई हुई है उसने। और उसके बाद आप देखें कि ट्रू पर भी नीचे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं और फॉल्स पर भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है? यानी आपने ट्रू कंडीशन में ये करना है और फॉल्स कंडीशन में ये करना है, तो ये इसका तरीकाकार है जी। क्या कह रहा है जी? इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एज इट डिस्क्राइब्स द पाथ ऑफ द प्रोग्राम। यानी ये हमें रास्ता दिखाती है, रास्ता बताती है, डिसाइड करती है, ठीक है? डिसाइड करती है। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजंस, टेस्टिंग विद वेदर कंडीशन इज ट्रू और नॉट। तो हमारी मदद करती है ताकि हम कंपेयर कर सकें, टेस्ट कर सकें ट्रू और फॉल्स कंडीशन को, ठीक है? इफ is always followed by a valid basic condition or expression। if के बाद आपने हमेशा एक सही कंडीशन बनानी है, और उसके लिए आपको पता है कि आपके पास जो है वो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कंडीशन कैसे बनाते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक, कंडीशनल, लॉजिकल, जो चाहें आप यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक हो गया? लीजिए, इफ कंडीशन इज फाउंड ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन नंबर और द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द देन इज परफॉर्म्ड, अदरवाइज द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन आफ्टर द एल्स इज परफॉर्म्ड। यानी ट्रू होगा तो देन चलेगा, देन के आगे वाली जो स्टेटमेंट या लाइन नंबर है वो चलेगी, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स के आगे वाली लाइन नंबर या इंस्ट्रक्शन चलेगी। चले जी, अब इसका एक प्रोग्राम उसने सिंपल सा आपको कहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है एक इंटरव्यू लिया जा रहा है पीआईए की तरफ से। आपको पता है पाकिस्तान का एक एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त जो है ये हमारी एक कंपनी है, और जो है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि पीआईए में जॉब मिल जाए। अ, तो उसके लिए इंटरव्यू जो है उन्होंने ऑनलाइन, और आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर जो है आजकल जो जॉब्स आ रही हैं उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो ऑनलाइन अगर अप्लाई करना है तो उन्होंने आपको एक जो है टास्क दिया है कि आपने किस तरीके से जो है यूज़र से एज एंटर करवानी है। पढ़ते हैं जी, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है? एजेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स अपीयरिंग बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ पीआईए आर एक्सेप्टेड थ्रू द कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड से आपने एज लेनी है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी उसने? इफ द एज इज बिलो 17 और द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। तो उसके सामने ये पैगाम आना चाहिए कि भाई तुम एलिजिबल नहीं हो। अगर कोई बंदा 17 या 17 से कम जो है 17 साल से कम अपनी एज एंटर करता है तो उसके सामने जो है नॉट एलिजिबल का मैसेज आना चाहिए फॉर द अनाउंस्ड पोस्ट। अदरवाइज, और अगर कोई 17 से बड़ा है तो फिर
फिर अगले पेज पर जाना चाहिए, उसके सामने आना चाहिए कैंडिडेट इज एलिजिबल, ठीक है। तो इस किस्म का जो है आपको कहा जा रहा है, टारगेट दिया गया है कि वी आर आस्क्ड टू राइट द प्रोग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक हो गया। ले जी प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले इनपुट करवा रहे हैं, आपको पता है इनपुट स्टेटमेंट में हमने यूजर से वैल्यू लेनी होती है और इन दिस केस हमें एज चाहिए, तो इसलिए हमने इनपुट स्टेटमेंट लगाई है। इनपुट वो स्टेटमेंट है जिसके बाद जो चीज आप डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज छप जाती है। एंटर द एज लिखें, और ये पैगाम होता है, ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको आप मॉडिफाई कर लें। तो मैं तो हमेशा लिखता हूँ एंटर द एज। उसने खाली एज लिखा है तब भी ठीक है, डबल कोट्स में लिखा हुआ, उसके बाद सेमीकोलन, आपको पता है लिंक करने के लिए वैल्यू। अब जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू डालनी है उस वेरिएबल का नाम दे दें। तो वेरिएबल ए लिया उसने, ए फॉर एज, ठीक है। और ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, चूंकि इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो ये सिंगल प्रिसिशन टाइप का वेरिएबल है। ले जी, अब इस पे हम कंडीशन बना रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल 17, अगर ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 17 है। आप जरा गौर कर लें कि ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किया है। तो अगर ये ट्रू होता है तो देन क्या करो, 30 पे चले जाओ, और अगर ये फॉल्स है तो क्या करो, 50 पे चले जाओ, एल्स 50। ठीक हो गया। चले जी, और उसके बाद हमने जो है आउटपुट भी देनी है कि मतलब अगर कैंडिडेट एलिजिबल है तो उसको पैगाम देना है। तो प्रिंट, आपको पता है एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका काम ही स्क्रीन पर आउटपुट छापना है, ठीक है। तो कंडीशन इज कैंडिडेट इज एलिजिबल, ये मैसेज उसके सामने डबल कोट्स में आ गया। और आपको पता है इसके बाद हमें प्रोग्राम को एंड करवाना है। तो प्रोग्राम को एंड करवाने के लिए उसने या तो आप यहीं पर इसके साथ ही गो टू कर देते, या फिर उसने जो है गो टू स्टेट सॉरी इसके साथ कॉलन लगाकर एंड लगा सकते थे। लेकिन वो इसी प्रोग्राम में एक और ऑप्शन देना चाह रहा है, यानी कि हो सकता है, चूंकि आपको पता है कीबोर्ड से टाइपिंग करते हुए बच्चे ने या कैंडिडेट ने कुछ और लिखना था। आपको पता है कि उसने लिखना था मतलब कि 18 लिखना था या 19 लिखना था, गलती से 17 लिखा गया उससे, ठीक है, या 16 लिखा गया। तो उसको चांस देना है कि क्या आपने जो है दोबारा तो नहीं मतलब आप इनपुट करना चाहते हैं, आपसे गलती तो नहीं होगी, उसको दोबारा से चांस देना है। तो जरा गौर कीजिएगा, गो टू 60, अब ये गो टू 60 कहाँ जंप करवा दिया उसने, 60 लाइन नंबर यहाँ पर इनपुट, ठीक है। यानी हम सपोज कर रहे हैं कि यूजर जो है वो उसकी एज जो है 17 या 17 से ज्यादा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 30 पर जंप करवाया, 30 पर क्या हो रहा है, प्रिंट होगा, उसके बाद गो टू करवा दिया। हम 50 नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए है जो जिनकी कंडीशन जो है सॉरी एज जो है 17 से कम है, ठीक है। सो ये गो टू 60 पे हमने उससे दोबारा जो है मैसेज उसे दिया कि भाई वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, यस और नो में उससे आंसर मांग रहे हैं। ब्रैकेट में ही उसको बता दिया वाई या एन प्रेस करो, ठीक है। डबल कोट्स में ये पूरा पैगाम दिया जा रहा है कि गलती तो नहीं होगी आपसे। और वो जो भी वाई या एन एंटर करेगा, एक और वेरिएबल हमने लिया वाई नाम का ही लिया है। यहाँ पर जो है ना बुक वाला थोड़ी सी मिस्टेक कर जाता है, मैं समझता हूँ मिस्टेक तो नहीं है, उसको यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल लेना चाहिए था। इस वाई और एन की वजह से ये जो नाम है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई में तो वाई ही आया है। बेटा वाई यहाँ पर ये जो वाई है ये वेरिएबल का नाम है और ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर होगा। तो वाई या एन इस वाई नाम के वेरिएबल में जो है वो स्टोर होगा। तो अब उस पे कंडीशन लगा दी हमने, इफ अगर ये जो y नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू बराबर है y के, ठीक है। तो देन क्या करो, लाइन नंबर 10 से दोबारा से शुरू कर दो, यानी पूरा प्रोसीजर पूरा प्रोग्राम शुरू से कर दो, क्योंकि उससे गलती हो गई है। प्रोग्राम एंड अभी नहीं करना, ठीक है। और अगर सपोज करो उसने बिल्कुल ठीक टाइप किया तो वो एंड टाइप करेगा, तो ये वाली कंडीशन जो है आपको पता है कि इफ के आगे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो देन चलेगा ही नहीं और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यही सारी तफसील इसने नीचे भी बयान कर दी है, ठीक है। मैं अभी आपके सामने यही प्रोग्राम दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी वाई की बजाय डिफरेंट लूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सारी वही बातें उसने लिखी हैं, पढ़ लेते जी एक बार। कह रहा है लाइन नंबर 10 will display the message age on the screen. The user enters the age 18. Let's say मतलब फर्ज किया उसने बच्चे की जो है वो उम्र 18 है। तो लाइन नंबर 20 टेस्ट करेगी whether the age greater than or equal to 17 or not. वो उसको टेस्ट करेगा, और since a is equal to 18, चूंकि a के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 18 में आ रही है, चूंकि यूजर ने जो वैल्यू एंटर करनी है वो इस a में जानी है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 17 स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 30 इज एग्जीक्यूटेड। तो आपको पता है ये ट्रू होगा तो देन के आगे लाइन नंबर 30 जो है वो चलेगा। लाइन नंबर 30 प्रिंट द कैंडिडेट, और उसके सामने ये पैगाम आ जाएगा, और उससे जो है वो एक और हम ऑप्शन लेना चाहेंगे, और 40 जो है उसको कास्ट करेगा, कंट्रोल को शिफ्ट करवा देगा 60 पर, और 60 पर एक और मैसेज उसके सामने आ जाएगा कि भाई आपने गलती से तो नहीं मतलब आप दोबारा तो नहीं एंटर करना चाहते, यस और नो। अगर तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं करना, यानी उसने बिल्कुल ठीक किया है, और हो सकता है उससे गलती हो गई हो, ठीक है। तो वो y एंटर करेगा, ठीक है। सो वी इनपुट y और n इन लाइन नंबर 70। इफ द इनपुट इज y देन द कंट्रोल गोज टू लाइन नंबर 10, तो वो नए सिरे से पूरा प्रोग्राम शुरू से चलेगा, अदरवाइज इट गोज टू लाइन नंबर 80 एंड द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एंड। ठीक हो गया। तो यही सारी बातें उसने लिखी है, और एक बार ये दोबारा से पैराग्राफ ने आपको जो है फॉल्स केस के लिए भी कर दिया है। ठीक हो गया।
अब इसी प्रोग्राम को मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आप गौर से देखिएगा बेटा जी इसको कि हम क्या करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपके सामने बेसिक का प्रोग्राम खुल गया। उसके बाद आपको पता है हमें सबसे पहले ऑटो करना होता है। उसके बाद आपको पता है लाइन नंबर 10 हमेशा मैं सीएलएस लगाता हूँ। ये इसलिए लगाता हूँ ताकि आपका प्रोग्राम ज़रा लेंथी लगे, ऑप्शनल है लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तो यही कहती है। उसके बाद मैं इनपुट करवाऊँगा, इनपुट और आपको पता है उसके बाद मैसेज डबल कोट्स के अंदर मैं अपना मैसेज जो मर्ज़ी दूँ, एंटर द ऐज, ठीक है? मैंने यूज़र को प्रॉपर पैगाम दिया और मैंने आपको हमेशा कहा कि प्रॉपर आपने पैगाम देना है और मैं ए नाम का ही वेरिएबल ले लेता हूँ, ए फॉर एज, ठीक हो गया? हमेशा नाम जो है वेरिएबल के मिलते-जुलते ही रखते हैं। ले जी अब इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 17, ठीक है? तो देन क्या कर दो? देन क्या कर दो? 30 पे 30 नहीं, मेरा 30 नहीं होगा, 30 पे तो ये हो रहा, 40 पे चले जाओ, ठीक है? एल्स 60, ले जी 60 पे आ गया और उसके बाद मैंने उसको जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगेगी, प्रिंट मैसेज आएगा, कैंडिडेट इज एलिजिबल, ठीक हो गया बेटा जी, कैंडिडेट इज एलिजिबल। उसके बाद यहाँ पर हम गो टू लगा देते हैं, गो टू 70 करूंगा, आपने अपनी लाइन नंबर्स के मुताबिक चलना है, ठीक है? बात ये याद रखिएगा, लकीर के फकीर नहीं होना, बुक के अंदर जो लाइन नंबर हैं जरूरी नहीं कि आप भी वही यूज करें, ये लॉजिक के हिसाब से आपने, मेरा लाइन नंबर 70 बन रहा है तो मैं 70 लिखूंगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रिंट करवाऊंगा, कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, ठीक हो गया और ये आ गया। और उसके बाद जो है अगेन मैं उससे मैसेज जो है वो उसको एक चांस देना चाहते हैं कि गलती से तो नहीं आपने एंटर कर दिया, तो मैसेज दिया, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, ठीक हो गया? और उसमें उसको बता भी दिया कि वाई और एन करके जो है आप इसका पैगाम जो है वो उसमें देंगे। उसके बाद हमने क्या लगाया, सेमीकोलन, और अब यहाँ पर मैं जो लूंगा वेरिएबल का नाम सी ले लेता हूँ, सी फॉर चॉइस, ठीक हो गया ना? और मुझे चूंकि इसमें कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो मुझे इसे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे साथ में डॉलर साइन चाहिए, तो वो मैंने लगा दिया, ठीक हो गया? चले जी, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा अपने वेरिएबल के ऊपर, इफ जो सी नाम का मेरा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, चूंकि बेटा जी ये वेरिएबल का नाम है ना, और वेरिएबल का नाम तो आपको पता है 40 कैरेक्टर का आप कुछ भी रख सकते हैं सिवाय रिजर्व वर्ड्स के, तो उसने वाई रखा, मैंने सी रख दिया, वाई से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने कहा चलो इसको चेंज कर देते हैं। ले जी, अगर तो इसकी वैल्यू वाई के बराबर आती है तो देन क्या करो, लाइन नंबर 10 पे चले जाओ, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो एंड कर दो, ठीक हो गया? लें जी, अब इसको रन करके देखते हैं जी। पहले तो मैं लिस्ट कर लेता हूँ, लिस्ट मैंने सिर्फ देखने के लिए कि मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। चलो जी, रन किया मैंने, यूजर ने लिखा एज लिखी है लेट्स से 20 लिख दी है जी, तो कैंडिडेट इज एलिजिबल, मेरे सामने पैगाम आ गया, यही आना चाहिए था क्योंकि 17 से बड़ी है एज। और उसके बाद वो दोबारा से मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, तो अगर मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं इसको जो है यस कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा इसको चलाना चाहता हूँ, मैं यस वाई लिखा, तो दोबारा से उसने वाई लिखा मैंने वैल्यू, और लेकिन इसमें मिस्टेक हो गई है, देखते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। वुड यू लाइक टू, इफ सी की वैल्यू इज, जी बेटा जी, तो अब हम एज एंटर करते हैं, लेट्स से मैंने 45 एंटर कर दी है, और अब आप देखिएगा उसने दोबारा से मुझसे मैसेज पूछा वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, तो अगर मैं वाई एंटर करता हूं तो वो अगेन प्रोग्राम लाइन नंबर 10 से शुरू हो गया, यही तो हम चाहते थे। लेट्स से मैंने 23 लिखा और अब मैं इसको एंड करना चाहता हूं तो मैंने एन प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम फिनिश हो गया, ठीक है? तो अब आप इसका कोड देख लें, और जो छोटी सी मिस्टेक इसके अंदर हुई थी वो ये हुई थी कि यहाँ पर इक्वल के बाद स्पेस नहीं दी थी मैंने, थोड़ा सा इसको वाई को स्पेस देकर जो है आपको लिखना था, ठीक है बेटा जी? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो आई होप जो है ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसी के साथ एक कनेक्टिंग प्रोग्राम है जी, यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? सो इफ देन एल्स के साथ आपको पता है कि आप कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो 3 आपको सिखाए गए थे, एंड और नॉट, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। These operators play an important role in constructing conditions to be used with if statement। अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपने कंडीशन बनानी है, until now we have been using simple conditions if के साथ, लेकिन अब हम एक छोटा सा और प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में किया क्या उसने,
एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। कह रहा है जी कि आपने 3 नंबर्स यूज़र से लेने हैं और आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है और समझते हैं जी लाइन नंबर 10 पे क्या हो रहा है इनपुट ABC। उसने पैगाम कोई नहीं दिया, ठीक है? उसने कोई पैगाम नहीं दिया लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने जो है पैगाम देना है। बहरहाल उसने कहा 3 वैल्यूज़ एंटर करो तो चूँकि उसने खुद ही इसको चलाना था उसने डबल कोट्स के अंदर पैगाम नहीं दिया, वो ऑप्शनल भी है। सो ABC 3 वैल्यूज़ यूज़र से ले ली, अब हम लगाते हैं कंडीशन। क्या कह रहा है जी इफ A इज लेस देन B एंड A इज लेस देन C। अगर A की वैल्यू B और C दोनों से छोटी है, एंड का मतलब आपको पता है एंड की ओवरऑल आंसर ट्रू कब होगा? जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। एंड में आपको पता है ना मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? सो ओवरऑल ट्रू आने के लिए दोनों का 1 होना ज़रूरी है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो देन 50 पे आ जाएगा, लाइन नंबर पे, नहीं तो 30 पे चला जाएगा और 50 पे आपको पता है कि A इज़ द स्मॉलेस्ट का नंबर हमने उसको दे दिया और उसके बाद हमने एंड करवाना था, वो हमने जो है गो टू 80 करवा के आपको पता है ये पैगाम उससे जो है वो पूछना होता है, एक ऑप्शन देनी होती है कि क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो उसके लिए दोबारा से इनपुट करवाने के लिए उसको दे दिया, ठीक है? इसी तरीके से हमने क्या किया, B इज़ लेस देन A एंड B इज़ लेस देन C। एंड लगाया है, यानी ये दोनों 1 होंगे या दोनों ट्रू होंगे तो ओवरऑल इफ की कंडीशन ट्रू होगी और अगर ऐसा होता है तो देन के बाद ये 60 चलाओ, नहीं तो 40 पे चले जाओ। यानी 40 पे यानी ए भी अगर फॉल्स हो जाता है, बी भी अगर फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब है सी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि अगर सी की वैल्यू ए और बी दोनों से छोटी है तो देन क्या करो, लाइन नंबर 670 पर जो है आ जाए और 70 पर आपने पैगाम दिया हुआ है कि सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक हो गया। इन दोनों के साथ गो टू इसलिए लगा है क्योंकि इनके बाद आगे लाइन नंबर 60 और 70 है 50 के बाद, तो इसलिए आपने जंप चूंकि 80 पे करवाना था, इसलिए उसने जो है यहाँ पर गो टू 80 कर दिया है। ठीक है, और ये वैसे ही चॉइस दी गई है, इसका कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जी इस प्रोग्राम को भी बनाने की कोशिश करते हैं। चलें जी, इसको एक दफ़ा मैं बंद करता हूँ। याद रखिएगा जब भी आपने नया प्रोग्राम बनाना है तो आपको इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा GW बेसिक को, ठीक है? जी बेटा जी, तो दोबारा से मैंने बेसिक के प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैंने ऑटो किया, उसके बाद मैंने CLS की स्क्रीन जो है वो स्टेटमेंट लगाई है, उसके बाद इनपुट, ठीक है? इनपुट और उसके बाद जो है यूज़र को मैं पैगाम देता हूँ एंटर 3 नंबर्स, ठीक हो गया? आप अलग-अलग लाइनों पे भी कर सकते हैं, एक ही लाइन पर तीनों लेना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी आप 3 बार डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट लगाएँ वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल पैगाम आपने ज़रूर देना है, ठीक है? और वो आपने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में जो है वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया, ठीक है? उसने कोई पैगाम नहीं दिया, बहरहाल मैंने पैगाम दिया है डबल कोट्स में। अच्छा जी, अब हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इज़ इफ A इज़ लेस देन, चूंकि हमें छोटा नंबर चाहिए ना, तो इफ A इज लेस देन B एंड A इज लेस देन C, ठीक है? तो देन क्या करो, लाइन नंबर 60 पर चले जाओ, एल्स लाइन नंबर 40 पे चले जाओ, ठीक हो गया? अच्छा जी, चलिए जी, उसके बाद फिर से इफ B इज लेस देन C एंड B इज आल्सो लेस देन C, सॉरी, मैंने B को A से पहले कंपेयर करना था। B इज लेस देन A एंड B इज लेस देन C, तो देन क्या करूं, लाइन नंबर 70 पर चले जाएं और एल्स लाइन नंबर एल्स उसने 40 किया है, तो एक्चुअली ये जो 40 लाइन नंबर है इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बहरहाल हम लिख लेते हैं और 50 पे चले जाएं जी। और 50 पे अगेन आप इसको चेक करेंगे C को कि इफ C जो है इज लेस देन A एंड C इज लेस देन B, तो देन क्या करो, जस्ट लाइन नंबर 80 पे चले जाएं डायरेक्ट, ठीक हो गया? और उसके बाद आपने 3 प्रिंट स्टेटमेंट बनाई हुई है पैगाम देने के लिए कि A इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक हो गया पैगाम, और गो टू कर दिया हमने 90। चलें जी, उसी तरीके से प्रिंट B इज द स्मॉलेस्ट नंबर और कॉलन लगाकर
ओह! कॉलन लगना था यहाँ पर, सेमीकोलन नहीं लगना था, मुझसे एरर हो गया है और अब मैं चूँकि नीचे वाली लाइन पर आ चुका हूँ, ऊपर नहीं जा सकता, इसको एडिट करके ठीक करेंगे, ठीक है? कॉलन लगाना है जी और कॉलन के बाद आपने क्या किया, गो टू 90 ठीक हो गया? सॉरी 90 अच्छा जी और देन जो है अब 80 पर आपको पता है कि हमने प्रिंट करना है, प्रिंट सेम टू सेम कि C इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है? ये हमने डबल कोट्स लगाया और इसके बाद मुझे गो टू की ज़रूरत नहीं है चूँकि इसके बाद तो है ही डायरेक्ट लाइन नंबर 90 ठीक है? तो इनपुट स्टेटमेंट अगेन हमने किया और वहाँ पर पैगाम दे दिया हमने वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन ये जस्ट ऐसे ही उसको ऑप्शन दी है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई आपसे ठीक है? Y और N हमने दिया उसको पैगाम डबल कोट सेमीकोलन और अगेन फिर से वो Y वेरिएबल ले रहा है मैं तो यहाँ पर जो है एक D नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता चल सके ठीक है? Y चूँकि Y और N की वजह से यस और नो की वजह से वो Y मिक्स सा हो जाता है। चलें जी अब मैं इस पर कंडीशन लगाता हूँ इफ जो D की वैल्यू है ठीक है? D एक मेरा पास वेरिएबल है स्ट्रिंग वेरिएबल और उसके बाद डबल कोट्स उसमें आ जाएगा y ठीक हो गया एंड देन क्या करो अगर तो उसमें y आता है तो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट कर दें और उसके बाद एंड कर दें ठीक हो गया ले जी तो ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया अब हम इसको चला कर देखते हैं गौर कीजिए लाइन नंबर 10 की वजह से मेरे सामने पैगाम आ रहा है तो लेट्स से मैंने 5 एंटर किया कॉमा 7 कॉमा 9 तो मेरे पास c बड़ी वैल्यू है तो आप गौर करें सिंटैक्स एरर उसने दे दिया मैंने आपको पहले ही बताया था कि गलती हो गई थी मुझसे इसको अब हम मुझे नीचे आके एडिट करना पड़ेगा पहले मैं प्रोग्राम देखता हूँ और आपको पता है प्रोग्राम देखने के लिए लिस्ट कमांड इस्तेमाल होती है तो लिस्ट करके मेरे पास एरर आ रहा है लाइन नंबर 60 पर सो लाइन नंबर 60 को मुझे एडिट करना है एडिट कमांड इस्तेमाल की हमने लाइन नंबर 60 पे आ गए और लाइन नंबर 60 पर कॉलन लगना था मैंने सेमी कॉलन लगा दिया गो टू 90 ठीक हो गया चलो जी और अब हम अगेन इसको रन करते हैं जी फिर से उसने मुझसे 3 वैल्यू मांगी है 5 7 9 ले जी C इज द अच्छा जी एरर अगेन आ रहा है A इज द स्मॉलेस्ट नंबर ठीक हो गया इट्स एन एरर आई वुड लाइक टू सी इट मैं इसको देखता हूँ अभी जी बेटा जी तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ज़्यादातर इसका प्रोग्राम आता है कि लार्जेस्ट वैल्यू निकालें तो यहाँ पर देखो मैंने इस वक्त सी वैल्यू 7 जो है वो छोटी है तो सी इज़ द स्मॉलेस्ट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम हमने प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है लार्जेस्ट नहीं निकालना ठीक है अगर लार्जेस्ट निकालना होता तो यहाँ पर ग्रेटर देन के साइन इस्तेमाल होते मेरे दिमाग में इसलिए ये आ रहा था क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहां पर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का क्वेश्चन दिया गया है तो बहरहाल इसी से मिलता जुलता है तो ये प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो लार्जेस्ट नंबर वाला भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं ठीक है बेटा जी आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी अगर इस हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है बेटा जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज